Hello students, welcome to lecture number 3 of Polity Revision series। इससे पहले हम लोग दो लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की, राइट, विच विल सेट एंड फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात पहली बार इंडिया में की इन 1934 बाय एम एन रॉय। ही वॉज ए कम्युनिस्ट लीडर। इनसे एसोसिएटेड काफी सारे इश्यूज हैं, जैसे लाहौर मैरिट कॉन्स्पिरेसी केस, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, ये सब कम्युनिस्ट लीडर्स के अगेंस्ट ही एक्शन लिए गए थे बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसी के एक ये प्रोमिनेंट लीडर थे। इनके बारे में और बातें हिस्ट्री मॉड्यूल्स में करेंगे। फर्स्ट टाइम ही पुट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ऑफिशियली डिमांड किया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए फॉर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। एंड 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू declared on behalf of INC that a constitution of free India must be framed without outside interference, यानी कि सॉवरेन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया framed by Indians only by the Constituent Assembly elected on basis of adult franchisee। यानी कि यहाँ पे वो दो बातें कर रहे थे पंडित नेहरू जी। पहला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जब वो कह रहे हैं कि विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी कि पूरी तरीके से इंडिया की गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस ही बनाएंगे। ओके, सो ब्रिटिश इंटरफेरेंस के अगेंस्ट बात की गई। और दूसरा एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इलेक्ट होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। ये यानी कि डायरेक्टली इलेक्ट करेगी पब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को और वो बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहां पर आप आगे लेटर ऑन डेवलपमेंट्स में देखेंगे कि इस तरह की चीजें नहीं हो पाई थी। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हो पाए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से लोगों को इलेक्ट किया गया था इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, सो यहाँ पे जो चीज 98 में डिमांड की गई थी कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए ऑन बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। एंड यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी बनता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो इलेक्ट हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, दे वर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ओके, देन ब्रिटिशर्स ने 1939 में फिर वॉर शुरू हो जाती है सितंबर से, जब हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया। ओके, और वहां से फिर ब्रिटिशर्स को लगने लगता है कि इंडियंस का कॉपरेशन जरूरी है इस वॉर में। और यूएसए और चाइना का भी एक प्रेशर रहता है ब्रिटेन गवर्नमेंट पर कि आप इंडियंस को साथ लेकर चलिए, क्योंकि इंडियंस ही सबसे ज्यादा ब्रिटिश आर्मी का पार्ट थे उस वक्त। ओके, और दूसरा कि चाइना ये नहीं चाहता था कि इंडिया अपनी आजादी के लिए जर्मनी या जापान का साथ लेना शुरू करे, क्योंकि जापान अपने पड़ोस में दो एनिमीज नहीं चाहता था। एक तरफ तो जापान वैसे ही उसको मार रहा था, और दूसरा कि जापान की मदद से इंडियंस भी उनके साथ हो जाए और चाइना बीच में फंस जाए। ओके, सो इसलिए ये प्रेशर ब्रिटेन पे बार बार बनाया जा रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि कांग्रेस के साथ डील कीजिए, जो करना है कीजिए, बट इंडिया को साथ लीजिए। हालांकि गांधी जी पूरी तरीके से साथ थे ब्रिटिशर्स के इस मामले में, एटलीस्ट कि हिटलर जो है वो आदमी गलत है और उसको रोकना जरूरी है। एनीवे, तो 1940 में ये डिमांड एक्सेप्ट की गई बाय ऑगस्ट ऑफर। उस वक्त के वाइस रॉय ने एक ऑगस्ट ऑफर दिया इंडियंस को। ओके, हालांकि इंडिया ने तो नहीं माना, लेकिन इसमें ऑगस्ट ऑफर में इन लोगों ने एक डिमांड एक्सेप्ट कर ली इंडिया की कि हाँ ठीक है, हम आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे। देन 1942 में स्टैफर्ड क्रिप्स। अब ये जो क्रिप्स मिशन भी आया था, ये भी आया था ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम यूएसए एंड चाइना ऑन ब्रिटेन। ओके, लेकिन विंस्टन चर्चिल जो था उसका बिल्कुल फेथ नहीं था इंडियंस में, एंड ही सेड टू स्टैफर्ड क्रिप्स कि जो चीज हम आपको रिटर्न में लिख के दे रहे हैं, आप सिर्फ इन्हीं पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, आप इसके बियॉन्ड जाके कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे इंडियंस के साथ। एक्चुअली विंस्टन चर्चिल वांटेड दिस क्रिप्स मिशन टू बी फेल्ड। ओके, उन्हें बिल्कुल फेथ नहीं था। इनफैक्ट ही वाज द वन पर्सन, जब सेकंड राउंड टेबल में गांधी जी गए थे और जब वो चढ़ रहे थे वहां पर क्वीन के पैलेस की सीढ़ियां, तब उसने कहा था कि यार ऐसे नंगे फकीर भी अब क्वीन के पैलेस में आने लगे। ओके, सो वो काफी वाइट सुप्रीमेसी वाला आदमी था, तो वो चाहता भी नहीं था, उसको परवाह भी नहीं थी इस बात की कि क्रिप्स मिशन कामयाब हो ना हो, ही डोंट केयर। ओके, तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन ने कहा था कि ठीक है, हम आपकी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग करेंगे, वो भी इंडिपेंडेंट। ओके, बट ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। अब ये बात इंडियंस को पसंद नहीं आई। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू क्यों? अगर ये वॉर 10 साल चले, 20 साल चले या 50 साल चले तो क्या करोगे आप? कॉन्स्टिट्यूशन दोगे ही नहीं हमें। इंडिया वांटेड कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इमीडिएट बनाइए, तुरंत। ओके, जबकि ये कह रहे थे कि नहीं, हम बनाएंगे आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। और इंडिया देख चुका था कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद भी ब्रिटेन धोखा दे चुका था उसको। काफी सारे प्रोमिस किए गए थे इंडिया से वर्ल्ड वॉर वन के टाइम, बट आफ्टर ऑल वो सारे प्रोमिस से बैकआउट कर गया था ब्रिटेन।
तो स्टेफर्ड क्रिप्स का मिशन भी यहाँ पे फेल हो गया और क्रिप्स प्रपोजल मुस्लिम लीग ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनकी पाकिस्तान की डिमांड यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रही थी। फिर फाइनली कैबिनेट मिशन आता है एंड इट पुट फोर्थ ए स्कीम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि चलिए आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना शुरू होगी अब। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ तक। इसके बाद कॉम्पोजिशन वगैरह हम स्टडी करेंगे क्योंकि यहाँ से 2 से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट आई वुड से कि एस्पेक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने की चांसेस रहते हैं। देखिए, फर्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब कंस्टिट्यूट की गई, तो ये की गई थी नवंबर 1946। ओके, एंड याद कीजिए कि 14 अगस्त 1946 ये क्या था, ये था डायरेक्ट एक्शन डे, जब राइट शुरू हो चुके थे देश में। ओके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनने से पहले ही राइट्स इस लेवल तक हो चुके थे कि एक यूनिफाइड इंडिया रह पाएगा नहीं रह पाएगा उस पर भी सीरियस डाउट्स थे। अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान, एंड रिमेंबर कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है अभी अंडर कैबिनेट मिशन प्लान बनाया गया है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 अभी आना बाकी है और 3 जून प्लान 1947 जिसे हम लोग माउंट बैटन प्लान के नाम से जानते हैं या डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं, ये भी अभी आना बाकी है। ठीक है, यहां पर ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई है ये पूरे यूनाइटेड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठी हुई है। जबकि यहां से थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो 3 जून को 1947 को जब माउंटबेटन प्लान आएगा तो वो कहेगा कि पार्टीशन होगा। ठीक है, और यहां पे जब पार्टीशन होगा तो मुस्लिम लीग से जीत के जो भी मेंबर्स आए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में वो लोग यहां से निकल जाएंगे। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन बनेगा आपका दैट ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप की गई थी दिस वाज सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। क्लियर? देन टोटल स्ट्रेंथ अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की तो 296 आ रहे थे ब्रिटिश इंडिया से, आउट ऑफ दिस 292 फ्रॉम गवर्नर प्रोविंस एंड 4 फ्रॉम चीफ कमिश्नर प्रोविंस, जैसे आज स्टेट और यूनियन टेरिटरीज होता है ना वैसे ही, और 93 नॉमिनेट किए गए थे बाय द प्रिंसली स्टेट। अब इस वर्ड पे फोकस कीजिए, नॉमिनेटेड। ठीक है, तो यानी कि हमें एक चीज तो समझ में आ गई कि ब्रिटिश इंडिया से ये जो लोग आ रहे हैं ये आ रहे हैं इलेक्टेड, ऑल्दो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है जैसे आज राज्यसभा का या प्रेसिडेंट का होता है, इनडायरेक्ट इलेक्टेड, और ये जो आ रहे हैं प्रिंसिपल स्टेट से नॉमिनेटेड। यानी कि अगर हम देखें तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसको नेहरू जी ने कहा था कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे इलेक्ट होनी चाहिए, वैसा कुछ नहीं हुआ। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ आए इनडायरेक्ट इलेक्शन से और कुछ आए मेंबर नॉमिनेशन के थ्रू। ठीक है, और ये इसका सेकंड क्रिटिसिज्म बनेगा कि ये जो प्रिंसिपल स्टेट्स है ये नॉमिनेट क्यों कर रहे हैं, प्रिंसिपल स्टेट्स में भी जो पब्लिक है वो इलेक्ट करे और वहां से मेंबर आने चाहिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है, तो ये भी एक डिमांड थी कि प्रिंसिपल स्टेट में काफी टाइम से पीपल्स मूवमेंट चल रही थी, तो उन लोगों को इलेक्ट करने दीजिए कि हमारे प्रिंसिपल स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करेगा, प्रिंस नहीं करना चाहिए। ठीक है, जनता को इलेक्ट करना चाहिए, तो ये सेकंड क्रिटिसिज्म बनता है। मेथड ऑफ इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और इसी मेथड को हम लोग आज राज्यसभा के इलेक्शन में भी यूज कर सकते हैं, करते हैं, और प्रेसिडेंट में भी करते हैं। ओके, सीट एलोकेशन तो ये की गई थी ऑन बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच कम्युनिटी, यानी कि जिस जिस रिलीजन की जितनी पॉपुलेशन थी उस हिसाब से। यानी कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में सपोज कि कोई स्टेट है बॉम्बे स्टेट, वहां मुस्लिम्स की इतनी पॉपुलेशन है, तो उसी बेसिस पर इनके वहां मेंबर बैठे होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसी बेसिस पर इलेक्ट करेंगे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इन दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। और कोशिश की गई कि हर सीट कम से कम 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करे। प्रोविंशियल मेंबर और दूसरी तरफ प्रिंसिपल स्टेट्स, प्रोविंशियल मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। ठीक है, और प्रिंसिपल स्टेट तो यहां तो सीधे सीधे नॉमिनेशन हुआ था या कंसल्ट किया गया था प्रिंसेस को कि ये आदमी आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्शन, ये 1496 नहीं है, ये 1946 है, सॉरी फॉर दैट। ओके, सो इलेक्शन होते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए 1946 में, जिसमें 208 सीट लेके आती है कांग्रेस, बाकी 73 मुस्लिम लीग, और 93 सीट वैकेंट रह गई क्योंकि प्रिंसिपल स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसको बॉयकॉट किया था क्योंकि जब तक पाकिस्तान की डिमांड मैच नहीं हो जाती वो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ओके, हालांकि वो उस टाइम इलेक्शन में पार्टिसिपेट जरूर किया था लेकिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया, उससे बॉयकॉट किया। लेकिन थोड़े टाइम बाद उनको रियलाइज हुआ कि यार अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ही लेंगे, तो फिर मुस्लिम लीग ने ज्वाइन तो किया लेकिन सिर्फ इस पर्पज से कि हम ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे हर काम को। ओके, ऑब्स्ट्रक्शन टैक्टिक्स फॉलो करने के लिए वो लोग यहां पर आए थे। सचिदानंद सिन्हा जो कि सबसे सीनियर मेंबर थे उनको इलेक्ट किया गया एज अ प्रेसिडेंट, बट बाद में उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
साथ में 2 वाइस प्रेसिडेंट भी बनाए गए, एच सी मुखर्जी एंड बी टी कृष्णमाचारी, एंड लीगल एडवाइजर रहे थे बी एन राव। एंड बी एन राव का कंट्रीब्यूशन कभी ज्यादा माना बताया नहीं जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि जितना इंपॉर्टेंट रोल डॉक्टर अंबेडकर का था उतना ही इंपॉर्टेंट रोल इनका भी था। ओके, बी एन राव का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग में। ओके, नेक्स्ट इज दिस डेट इज इंपॉर्टेंट, 13 दिसंबर 1946। अब देखिए जरा, यहाँ पे हमारी 9 दिसंबर को पहली मीटिंग हो रही है और 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पे हमें एक सिंपल सी चीज बताता है कि हमें किस तरीके का इंडिया चाहिए। ओके, किस तरीके का इंडिया, यानी कि एक तो हमारा इंडिया सॉवरेन होना चाहिए। ओके, आज आप जो जो प्रोविजन प्रियम्बल में पढ़ते हो ना, वो सारी चीजें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर ही बेस्ड हैं। सॉवरेन होना चाहिए, कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री का। दूसरा, रिपब्लिक होना चाहिए, यानी कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट होंगे उनको जनता इलेक्ट करेगी हर बार फिक्स टेन्योर के लिए। ब्रिटेन की तरह नहीं कि कोई राजघराना हेड ऑफ द स्टेट कहलाएगा। ओके, दूसरा, जस्टिस की बात की गई है। जस्टिस हर तरह की, पॉलिटिकल यानी कि 1 पर्सन 1 वोट, सोशल यानी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पे, एंड इकोनॉमिक दैट मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, प्रिवेंशन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। ओके, इक्वल मींस ऑफ रिसोर्सेज टू ऑल द पीपल। ये सारी बातें जितनी भी हम आज प्रियम्बल में पढ़ते हैं वो सब हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मेंशन की गई थी, जो कि मूव किया गया था 13 दिसंबर को। ओके, इसलिए लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के पहले ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करके एक ब्रॉड आउटलाइन दे दी गई कैसी कंट्री बनानी है, लेकिन प्रियम्बल अडॉप्ट हुआ था लास्ट में जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। ओके, ऑब्जेक्टिव कि आप जो भी पावर ड्राइव कर रहे हो वो पीपल से आती है, बट हमारे नेता भूल गए कि जनता है जो जिसके पास असली पावर है, उसने आपको पावर दी है, लेकिन आज आप वही पावर जनता को ही मारने के लिए मिसयूज कर रहे हो, चाहे वो यूपी पीएससी के बच्चे हो या बिहार पीएससी के हो। ठीक है, कल ही बिहार पीएससी के बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है। वी आर ए सॉवरेन कंट्री, सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज दिए जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, रिलीजन को लेकर भी सेफ गार्ड दिए गए हैं, और ये अडॉप्ट होता है 22 जनवरी 1947 को, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया जाता है। ओके, लेकिन अभी तक भी दंगे रुके नहीं थे, राइट्स फॉर गोइंग ऑन। सो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान प्रपोज करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं पार्टीशन। सो अब यहां से मुस्लिम लीग के जो 73 मेंबर्स थे वो यहां से निकल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एज ए सॉवरेन बॉडी, अब दो चीजें होती है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर रही है, बट एट द सेम टाइम जो वाइस रॉय थे उनके काउंसिल्स थे वही कंट्री को इस वक्त गवर्न कर रहे थे। तो यहाँ पर पास किया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और इसमें कह दिया जाता है कि अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है सॉवरेन बॉडी हो गई, यानी अब ब्रिटिशर्स का कोई भी राइट नहीं रहेगा इस बॉडी के ऊपर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ये दोनों फंक्शन करेगी, अब डे टू डे गवर्नेंस यानी कि लेजिस्लेटिव फंक्शन वो भी यही करेगी, और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग का काम भी यही करेगी। तो जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे मिलते थे तो चेयरमैन होते थे जीवी मावलंकर, लेकिन जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की तरह मिलते थे यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तब इसके चेयरमैन हो जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, सो ये चेंजेस किए गए बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देन 22 जनवरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट हो गया। 26 जुलाई को क्रिएशन ऑफ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर पाकिस्तान, ठीक है, अंडर माउंटबेटन प्लान। और 29 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपनी ड्राफ्टिंग कमिटी अपॉइंट कर दी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर। ओके, फिर जब इन्होंने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया बाय November 4 फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो गया, उसके बाद फर्स्ट रीडिंग हुई, सेकंड रीडिंग हुई, थर्ड रीडिंग हुई, और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया था 26 जनवरी 1949 को, लेकिन ये अब पूरी तरीके से फोर्स में कब आएगा, 26 जनवरी को। इसीलिए डेट ऑफ अडॉप्शन अगर पूछी जाए तो 26 नवंबर, लेकिन डेट ऑफ कमेंसमेंट पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशन का तो वो 26 जनवरी 1950, जिसको हम अपना रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। ओके, 299 मेंबर्स में से सिर्फ 284 ने ही साइन किया था। प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली बना था तब उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ओके, आज हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं, मोर देन 450 आर्टिकल्स हैं, ये तो चेंज होते रहते हैं, बट ओरिजिनली कितने थे वो याद रखना जरूरी है। ओके, सो नाउ अब एक और बात इसके बारे में याद रखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स ऐसे थे जो फोर्स में आ गए थे इन 26 नवंबर इटसेल्फ, जैसे कि सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजंस, राइट, इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस, ये सब फोर्स में आ गए थे।
ठीक है, जबकि क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो क्या है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन ही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट बन ही जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें इलेक्शन में काफी सारे प्रोविजन पहले से फोर्स में लाने पड़ेंगे। दैट मीन्स यू कैन से कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स 26 नवंबर को फोर्स में आ गए थे और बाकी के जो थे वो 26 जनवरी 1950 को फोर्स में आएंगे। और ये डेट क्यों चूज की गई, क्योंकि इसी दिन 1930 में कांग्रेस ने बनाया था पूर्ण स्वराज दिवस और नेशनल फ्लैग को होस्ट किया था फर्स्ट टाइम ऑन रिवर सतलज। इसके अलावा और क्या क्या चीजें की यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, तो इंडिपेंडेंस डे बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उससे पहले हमें नेशनल फ्लैग तो अडॉप्ट करना ही होगा, तो नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कर लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप भी रेटिफाई कर दी 1949 मई को। कॉमनवेल्थ इज लाइक जितनी कंट्रीज पे ब्रिटेन ने कभी ना कभी रूल किया है वो सब एक कॉमनवेल्थ का पार्ट है आज। ओके, जो कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं ना उसमें से वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करने आती हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अंडर में रही हो। इसके साथ नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी हो गया 24 जनवरी 1950 को। ओके, ये चीज फर्स्ट रिपब्लिक डे मनाने से पहले हो गई थी। ये इसलिए याद रख लीजिए क्योंकि कई बार आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है इन चीजों का। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में टाइम लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, लेकिन यही इसका एक क्रिटिसिज्म बन जाता है कि अमेरिका यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीने में बना लिया था, आपको इतना टाइम क्यों लग गया। टाइम इसलिए लग गया क्योंकि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है अमेरिका से, और अमेरिका का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसकी सिर्फ 13 कॉलोनीज थी, छोटा सा ईस्टर्न कोस्ट पे। बाद में अमेरिका एक्सपैंड हुआ पूरा वेस्ट की तरफ और वो इतना बड़ा स्टेट बना। और अमेरिका में सेंट्रल जो फेडरल गवर्नमेंट है, जैसे हम अपने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन है और हर स्टेट का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे इंडिया में था, जम्मू कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था और बाकी का अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अब वो खत्म कर दिया जम्मू कश्मीर का। ठीक है, तो वहां अलग सीन है, हमारे यहाँ अलग सीन है। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए 1951-52 में, लेकिन आपको कभी अगर कोई एग्जाम इस तरीके से भी परेशान करता है, वो 1951 अलग ऑप्शन देता है, 1952 अलग ऑप्शन देता है। सो ऑलवेज रिमेंबर जब रिजल्ट आता है और जब गवर्नमेंट बनती है उस ईयर को हम लोग काउंट करते हैं। सो अगर इस तरह का कभी आता है तो आप कहेंगे फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुए। ओके, कमिटीज बनाई गई काफी सारी, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। वो है जवाहरलाल नेहरू किसको हेड कर रहे थे, वो हेड कर रहे थे यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कमेटी। और ये जो स्टेट कमेटी को हेड कर रहे थे ना, ये स्टेट कमेटी का काम था प्रिंसली स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन करना। ओके, और यही चीज लोग आज तक क्रिटिसाइज करते हैं कि नेहरू जी को ये काम पटेल साहब को देना था। नेक्स्ट इज सरदार पटेल। सरदार पटेल हेड कर रहे थे प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन को। ओके, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। ये जो सेकंड वाली है, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया, ये आपसे एग्जाम में एक बार पूछी गई है। राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज हेडिंग द कमिटीज ऑन रूल ऑफ प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमिटी। स्टीयरिंग कमिटी का काम था कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट सेकंड थर्ड रीडिंग सब करके उसको पास करवाना। माइनर कमिटीज में लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन इंपॉर्टेंट है, एस के धार हेड कर रहे थे इसको, जबकि एस के धार लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर नहीं थे इनफैक्ट। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये जवाहरलाल नेहरू ने खुद हेड की थी। यहाँ पर जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया था तो उसको दोबारा से एग्जामिन करने के लिए इन्होंने अपनी ही चेयरमैनशिप के अंडर में एक कमेटी बनाई थी। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जैसे नेशनल फ्लैग है हमारा, तो यहाँ पर इसको बनाया गया था बाय पिंगली वेंकैया। ही वाज एक्चुअली ए फार्मर फ्रॉम मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। अडॉप्ट कब किया गया, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे से पहले 22 जुलाई को। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम रिटन बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी थ्रू नॉवल आनंद मठ, ये अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950, दैट इज रिपब्लिक डे से जस्ट 2 दिन पहले। नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम दैट इज लायन कैपिटल, लायन LION, ठीक है, गलत स्पेलिंग है, लायन कैपिटल ऑफ अशोक, ये अडॉप्ट की हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एग्जैक्टली ऑन फर्स्ट रिपब्लिक डे। नेशनल एंथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बट ये बंगाली में लिखा गया था, इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया इन हिंदी बाय आबिद अली 1911 में। ओके, रिमेंबर दिस फैक्ट। पहली बार इसको गाया गया था इन 1911 एट INC कैलकाटा सेशन और इसे अडॉप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को। क्रिटिसिज्म कई सारे हैं। सबसे पहला, इट वाज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, दैट मींस जनता ने डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इसको नहीं चुना था, ये प्रोविंशियल असेंबली में बैठे हुए लोगों ने चुना था, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं कहेंगे। रिप्रेजेंटेटिव तो वही होती है, जनता ही जिसे इलेक्ट करती है वो जनता ही रिमूव कर सकती है। सो दिस वाज फर्स्ट क्रिटिसिज्म। सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
वॉज नॉट ए सॉवरेन बॉडी। नॉट ए सॉवरेन बॉडी, ये तब तक सॉवरेन नहीं कह सकते आप जब तक कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास नहीं हो गया था, क्योंकि उसके पहले कहीं ना कहीं रूल तो वाइसरॉय का ही चल रहा था, ब्रिटेन के अंडर में ही थे। और कई बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को गाइड भी ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे, उनकी परमिशन से ही मीटिंग हेल्ड की जाती थी। टाइम कंज्यूमिंग, हाँ टाइम ज्यादा लगा, ऑलमोस्ट करीब 3 साल, लेकिन वो इंडिया की डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा थी, ऑलरेडी टेंशन इतनी थी लोगों में, सिर्फ रिलीजन के नाम पर ही नहीं बल्कि कास्ट के नाम पर भी, क्योंकि कास्ट के नाम पर भी एसटी एससी को अलग से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन देने की बातें की जा रही थी। तो वो सारे उनके अगेंस्ट माइनॉरिटीज, कास्ट और इनके सेफगार्ड्स वगैरह इंश्योर करने के लिए भी टाइम की जरूरत थी हमें। ओके, नेक्स्ट इज इट वाज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। सो या इट इज, बट इसको एक्चुअली हम क्रिटिसिज्म नहीं कह सकते, क्योंकि मुस्लिम लीग उस टाइम अलग हो चुकी थी अपने मेंबर्स को लेके, और लोग या तो कांग्रेस से जुड़े थे मेजोरिटी, या मुस्लिम लीग से जुड़े थे। कुछ एक छोटी छोटी पार्टीज थी, बट इतनी नहीं थी कि कांग्रेस ज्यादा दिखाई ना दे। लॉयर एंड पॉलिटिकल डोमिनेटेड, तो जैसे आज, अब तो नहीं लेकिन कुछ साल पहले एक फैशन बन गया था, कुछ नहीं तो बस इंजीनियरिंग किए जा रहे थे सब लोग, वैसा उस टाइम लॉयर ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस था और लोग यही ऑक्यूपाई करते थे ऑक्यूपेशन। तो लॉयर एंड पॉलिटिशियन डोमिनेटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसलिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है ना, सिंपल नहीं है, बहुत लॉयर टाइप के वे में लिखी गई है। डोमिनेटेड बाय हिंदूज, ऑब्वियसली उस टाइम क्योंकि मुस्लिम लीग अलग हो चुकी थी अपने रिप्रेजेंटेशन लेके, तो ये फैक्ट भी ट्रू है। इसके अलावा कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, जैसे किसने इसको कैलीग्राफ किया, किसने उसको इल्यूमिनेट किया, किसने, ये सब चीजें आपसे एग्जाम में तो नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एक बार केबीसी में 1 करोड़ का सवाल पूछा गया था, हु इल्यूमिनेटेड दी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो ये सब नाम अगर पता हो तो ठीक रहता है। एनीवे, प्रेम नारायण रायजादा, प्रेम नारायण रायजादा ही वॉज द कैलीग्राफर। जो आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन कॉपी देखते हो ना, बहुत कैलीग्राफी करके लिखी गई है, वो लिखी थी रायजादा ने। इसके बाद इसको डेकोरेट एंड ब्यूटीफाई किया था नंदलाल बोस ने। ओके, और इस पूरे को इल्यूमिनेट किया था बाय राम मनोहर सिन्हा। ओके, तो ये 3 नाम हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अगर आप कभी किसी और कंपटीशन में देखो, स्टेट पीएससी वगैरह में, तो बाकी यूपीएससी ये सब नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो ये 3 लोग इंपॉर्टेंट हैं, एक कैलीग्राफी थी, और सेकंड वाले ने इसको डेकोरेट किया था, एंड थर्ड वाले ने इसको इल्यूमिनेट किया था। ओके, ये 3 चीजें हो गई। इसके अलावा कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनली इसको हिंदी में लिखने का प्रोविजन नहीं था, लेकिन बाद में 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1987 से कॉन्स्टिट्यूशन की को हिंदी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके उसे भी ओरिजिनली लिखा गया। और इस टाइम पे हिंदी वर्जन की जो कैलीग्राफी की थी वो की थी वसंत कृष्णन वैद्य। ओके, इन्होंने हिंदी में लिखा है, जबकि रायजादा ने इंग्लिश में कैलीग्राफ किया इसको। ओके, सो 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट याद रखिएगा, हिंदी में आप जो आज कैलीग्राफी देखते हैं ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन की, वो इन्होंने की थी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।